गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन ने गुप्त वंश पढ़ लिया। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज आदि के बारे में हमने जाना। अब अगला वंश है हमारा पुष्यभूति वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद कुछ नए राजवंशों का उदय हुआ। उनमें मैत्रक, मौखिर, पुष्यभूति और गौड़ प्रमुख राजवंश है। इनमें पुष्यभूति ही सबसे शक्तिशाली राजवंश है और सबसे विशाल साम्राज्य भी पुष्यभूति वंश का ही था। पुष्यभूति वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में पुष्यभूति नामक राजा ने की थी, जो शिव का उपासक था। और कहाँ की? दिल्ली के निकट थानेश्वर में। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो पुष्यभूति के बाद शासक हुए वो वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, इसलिए इसको जो है बाद में वर्धन वंश भी कहा जाने लगा। पुष्यभूति ने स्थापना की इसलिए पुष्यभूति वंश, और बाद में इसके प्रतापी शासक वर्धन हुए इसलिए इसको वर्धन वंश कहा जाने लगा। तो देखो किताब में देखो, आप भी अंडरलाइन करना। 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो है प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। तो यहाँ 1 नंबर का प्रश्न बनेगा आपके कि पुष्यभूति वंश की स्थापना कब की, किसने की और कहाँ की। कहाँ में आ जाएगा? थानेश्वर इसकी राजधानी थी। प्रारंभिक राजधानी पुष्यभूति वंश की कौन सी थी? थानेश्वर। बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बना लिया था। तो थोड़ा इनका परिचय सुन लो। प्रभाकर वर्धन शासक बना और प्रभाकर वर्धन शक्तिशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखिर राजा ग्रहवर्मा के साथ कर दिया था प्रभाकर वर्धन ने। तो वो कन्नौज के मौखिर राजवंश की रानी थी। अब हुआ क्या कि कन्नौज के जो है मौखिर राजवंश यानी ग्रहवर्मा जो राज्यश्री का पति था, उस पर मालवा के शासक देवगुप्त ने जो है आक्रमण किया और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। अब अपने बहनों की हत्या होने के कारण जो राज्यवर्धन था वो उस समय प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन शासक बना था। बड़ा बेटा था राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का, तो प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन शासक बना। और राज्यवर्धन के शासक बनते ही खूब युद्ध करने पड़े थे राज्यवर्धन को। तो उसमें एक ये भी था कि उसकी बहनों की हत्या कर दी। किसने? देवगुप्त ने। तो उसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण किया और राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। अब देवगुप्त को मार डाला तो देवगुप्त का एक मित्र था गौड़ शासक शशांक, उसने राज्यवर्धन पर आक्रमण कर दिया। दोनों में युद्ध हुआ। एक बार तो राज्यवर्धन जीत गया था युद्ध में, लेकिन दूसरी बार जो युद्ध हुआ उसमें गौड़ शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। और राज्यवर्धन की हत्या कर दी क्योंकि उसके मित्र की हत्या का भी बदला लेना था उसको। और देवगुप्त ने जो ग्रहवर्मा की हत्या करके उसकी बहन राज्यश्री को बंदी भी बना रखा था, लेकिन वो राज्यश्री तो उसकी कैद से निकलकर चली गई थी, जंगलों में चली गई थी। अब उसने शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी 606 ईस्वी में धोखे से। उसके बाद हर्षवर्धन शासक बन गया। अब हर्षवर्धन के शासक बनते ही जो है उसके सामने प्रमुख चुनौती थी कि अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला ले, अपनी बहन राज्यश्री का पता लगाए। और उस समय साम्राज्य की स्थिति भी ठीक नहीं थी, क्योंकि राज्यवर्धन युद्धों में ही ध्यान दे रहा था, काफ़ी युद्ध करने पड़े थे उसको। तो इस प्रकार से जो है जब हर्षवर्धन शासक बना तो उसकी राज्य व्यवस्था आर्थिक संकट में थी। तो अब अपन आगे देखेंगे कि कैसे क्या हुआ। हर्षवर्धन ही इसका प्रतापी शासक है। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का शासक, प्रतापी शासक हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन ने ही जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर के कई भागों पर जो है एक छत्र राज्य किया था। और हर्षवर्धन के बाद जो है भारत का साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। हर्षवर्धन निसंतान था, इसके कोई पुत्र नहीं था, और इसने अपने बाद किसी को उत्तराधिकारी घोषित भी नहीं किया था हर्षवर्धन ने। तो इसके बाद जो है हमारा भारत टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर कई राजवंश शासन करते हैं, ये हम आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब देखो ये परिचय हो गया वर्धन वंश का। इसमें देखो इस वंश में 3 राजा हुए। प्रभाकर वर्धन राजा था, उसके 2 पुत्र हो गए राज्यवर्धन और हर्षवर्धन।
और एक पुत्री राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। किसका? राज्यवर्धन का। जो मैंने बताया आपको, वध का कारण भी मैंने बताया आपको। क्यों? क्योंकि उसकी बहन राज्यश्री को जो है बंदी बना लिया था। किसने? कन्नौज मौखिर राजवंश के राजा ग्रह जो थे ना, ये क्या ना, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी उसके बहनों ही की, और उसकी बहन को बंदी बना लिया गया था। तो इसके ही बदले में राज्यवर्धन ने उस देवगुप्त को मार दिया, और देवगुप्त शशांक का मित्र था। तो अब जो है शशांक ने उस पर आक्रमण किया राज्यवर्धन पर, और 606 ईस्वी में राज्यवर्धन को शशांक ने मार दिया। उसके बाद उसका छोटा भाई जो हर्षवर्धन था शासक बना। तो यहाँ 1 नंबर का प्रश्न भी बनता है कि हर्षवर्धन शासक कब बना? 606 ईस्वी में। उस समय उसकी आयु सिर्फ 17 साल थी। और हर्ष का शासनकाल है 606 से 46 ईस्वी पूर्व तक, यानी 40 वर्ष तक जो है हर्षवर्धन ने शासन किया करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था। कौन? हर्षवर्धन। उसकी कोई पुत्र नहीं था, और न ही उसने अपने बाद किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। हर्ष बहुत बड़ा दानी था, हम पढ़ेंगे अभी आगे। निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। उसके अपने कोई पुत्र नहीं था, और उसने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, तो उसके बाद ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ जो बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था, और उसकी छोटी बहन राज्यश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। तो इस शासक बनते ही हर्ष के सामने ये चुनौतियां थी कि वो अपने भाई के मृत्यु का बदला ले, और अपनी बहन को ढूंढ निकाले, और अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को जो है ठीक करे। और हर्ष ने इन सभी चुनौतियों का उसने सामना किया, और शशांक से भी बदला लिया, और बहन को भी ढूंढ निकाला था उसने। तो अब देखो कैसे क्या किया। देखो, हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला, और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। अब कामरूप का राजा भास्कर वर्मा था, उससे उसने मित्रता की। ग्रह वर्मा था ना उसका बहनोई, उसी का राज्य का शासक था वो। तो बड़ी सेना हो गई दोनों राजाओं की, और वो शशांक के विरुद्ध भेज दी, और शशांक पर उसने विजय भी प्राप्त कर ली थी हर्षवर्धन ने। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। 620 ईस्वी में जो है इसकी हर्षवर्धन का सामना पुलकेशन द्वितीय से हुआ। चालुक्य राजा था पुलकेशन द्वितीय, उसने, ये भी चालुक्य वंश का शक्तिशाली शासक था। हर्ष जो है उत्तर भारत पर तो हर्ष का शासन था ही, अब जो है हर्ष दक्षिण भारत में बढ़ रहा था। नर्मदा नदी, आपको पता है नर्मदा नदी कर्क रेखा से थोड़ी ऊपर बहती है मध्य प्रदेश में, तो नीचे आ रहा था आक्रमण करता हुआ। तो ये चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष की सेना को वापस खदेड़ दिया था। अपन चालुक्य वंश में भी पढ़ेंगे ये चीज। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं, अब यहाँ से हर्ष का साम्राज्य विस्तार है, प्रश्न 4 नंबर का पूछा जा सकता है। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। ये भी 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है। पहले राजधानी कौन सी थी? ये थानेश्वर थी। और जब उसने शशांक को पराजित कर दिया था ना, बंगाल के शासक शशांक को पराजित करके इसने उस पर अधिकार कर लिया हर्षवर्धन ने, और कन्नौज को राजधानी बना ली। प्रश्न बनता है हर्षवर्धन ने जो है अपनी नई राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को। और पहले राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। तो इसमें आपके 4-4 अंक के 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो ये होगा कि वर्धन वंश पर टिप्पणी लिखिए। तो वर्धन वंश की टिप्पणी में आपको सबका लिखना है कि किसने स्थापना की, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन हुए, और इन सबका थोड़ा थोड़ा वर्णन। और एक प्रश्न बनेगा हर्षवर्धन का परिचय दीजिए, और
इसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या हर्षवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। अकेले हर्षवर्धन का भी 4 नंबर का और पूरे वर्धन वंश की टिप्पणी पर भी 4 नंबर का। अलग से कोई पूछा जाए तो जैसे ये हो जाता है कि हर्षवर्धन का परिचय दीजिए और उसके साम्राज्य विस्तार को समझाइए, तो ये उसका साम्राज्य विस्तार है। ठीक है पूरा। और देखो अब हर्षवर्धन के बारे में। हर्ष ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महाउत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हवेनसांग, इस पे अंडरलाइन कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यात्री हवेनसांग भी इस प्रकार के छठे महाउत्सव में सम्मिलित हुआ था। तो यहाँ 1 नंबर का प्रश्न बनता है, हवेनसांग कौन था और किसके समय भारत आया? तो हवेनसांग एक चीनी यात्री था और वो हर्षवर्धन के समय भारत आया, और इसने भी एक पुस्तक लिखी थी सीयू की। कौन सी पुस्तक है हवेनसांग की? सीयू की पुस्तक। और ये भी एक यात्रा वृत्तांत है, जैसे फाइयान का था ना फोक फोक की यात्रा वृत्तांत, इसी तरह हवेनसांग भी भारत आया और पूरे भारत का उसने भ्रमण किया, और यहाँ की जो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति जो हवेनसांग ने देखी उसने अपनी पुस्तक में लिखी थी। और हर्षवर्धन बहुत बड़ा दानी था। ये शिव और सूर्य की उपासना करता था, लेकिन महायान बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसका भी जो है पालन करता था, वो उसकी ओर भी इसका झुकाव था। हर्ष देखो प्रति 5वें वर्ष अपने शासन काल के प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज है ना, गंगा यमुना का जहाँ संगम है वहाँ प्रयागराज में एक महाउत्सव करता था अपने प्रति 5वें वर्ष। उसमें हर्ष अपनी सारी संपत्ति दान कर देता था, कुछ भी अपने पास नहीं रखता था हर्ष। और इस समय जैसा महोत्सव था, ऐसे छठे महोत्सव में चीनी यात्री हवेनसांग भी शामिल हुआ था। हर्षवर्धन के इस महोत्सव को देखने के लिए काफ़ी अच्छा महोत्सव होता था प्रयागराज में, और वहाँ खूब साधु संत ब्राह्मण गरीब लोग आते थे, उनको हर्ष अपनी सारी संपत्ति दान कर देता था, अपने पास कुछ भी नहीं रखता। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि एक बार इसकी परीक्षा लेने के लिए हर्ष सारी संपत्ति दान करके प्रयाग महोत्सव से पैदल ही आ रहा था, क्योंकि कुछ भी नहीं रखता था, हाथी घोड़े भी दान कर देता था। तो एक साधु इसकी परीक्षा लेने के लिए आए और भिक्षा मांगते हैं, तो अब भिक्षा देने के लिए कुछ ही नहीं बचा था इनके पास, तो इन्होंने जो अपने शरीर पर वस्त्र वगैरह धारण कर रखे थे, कुछ आभूषण वगैरह, वही खोल के दान में दे दिए थे, और अपनी बहन से मांगकर वस्त्र पहनकर ये अपने राज्य में आए थे। तो इतने बड़े दानी थे हर्षवर्धन। एक इसका हो गया। हर्षवर्धन के राज दरबार में एक राजकवि रहता था बाणभट्ट, उसका नाम क्या था? बाणभट्ट। अब क्या आएगा इसमें? बाणभट्ट। बाणभट्ट की ने जो है पुस्तकें लिखी थी हर्ष चरित्र और कादम्बरी। बाणभट्ट कौन था? प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट की 2 पुस्तकें थी, पहली हर्ष चरित्र जो पूरी हर्ष के जीवन पर आधारित थी, और एक थी कादम्बरी। हर्ष शुंभ भी एक बहुत बड़ा साहित्यकार था, ज्ञानी था, तो इसने भी 3 पुस्तकें लिखी थी हर्ष चरित्र। इसने हर्षवर्धन ने, वो थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 पुस्तिकाएं तो किसकी है? हर्षवर्धन की स्वयं की। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। आप लिखोगे बाणभट्ट की 2 पुस्तकें कौन कौन सी, आप लिख लेना अपनी कॉपी में, हर्ष चरित्र और कादम्बरी। हर्ष चरित्र और कौन सी? कादम्बरी आप लिखोगे। और हर्षवर्धन की पुस्तकें कौन कौन सी थी वो नंबर डाल के लिखोगे आप, 1 2 3। पहली प्रियदर्शिका, दूसरी रत्नावली और तीसरी नागानंद। ये हर्षवर्धन की पुस्तकें थी, ठीक है। तो हर्षवर्धन की उपलब्धियों में ये भी आएगा, उसके प्रयागराज में जो उसने वो दान देता था, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। चीनी यात्री हवेनसांग का आएगा। तो हर्षवर्धन की उपलब्धियां अगर पूछी जाए तो ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है ढंग से। और वर्धन वंश पर टिप्पणी पूछी जाए तो तीनों शासकों, पुष्यभूति तो स्थापना की थी, और तीनों शासकों का थोड़ा थोड़ा परिचय दे दो, ठीक है। तो 4-4 नंबर के 2 प्रश्न बन रहे हैं इसमें, और 1-1 नंबर के तो है ही बहुत सारे जो आपको बता दिए। ये अलग भी बताए बाणभट्ट, और कि बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि। पुस्तकें कौन सी लिखी वो, और हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तकें लिखी वो।
और हर्षवर्धन के समय जो अपना नालंदा विश्वविद्यालय था वो भी जो है शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, उसका भी काफ़ी विकास हुआ था। इस चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो ये हो गया आपके वर्धन वंश। अब जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, उसमें हर्षवर्धन के बाद निसंतान था, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो इसके बाद जो भारत टुकड़ों में विभाजित हो गया, छोटे छोटे राजवंश भारत में हो गए, उनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये आज के 2 प्रश्न हैं इसमें।